जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी में अगर नौकरी लेनी है तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम 15 दिन में 20 दिन में कर लेंगे। नोटिफिकेशन का पता है अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जनवरी फरवरी में आपका हो जाएगा एग्जाम। तो समय आपके पास नहीं है, अभी से कमांड करनी पड़ेगी सारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको पता है 50 से 60 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, लगातार हम इस वैकेंसी को कवर करते रहे हैं। तो अभी से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला एसएससी जीडी जीके से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो भी मिक्स है, प्लस जो आने की संभावना है वो भी डाले गए हैं। अगर आपने किसी का कोर्स परचेस कर रखा है, आजमा लीजिएगा अपने आप को। इस तरह की वीडियो डेली आपको मिलने वाली है। एसएससी जीडी में एक बार वैकेंसी, एक बार एक नौकरी आपके पास होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है एसएससी जीडी में, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुरातत्व का जन्म किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर है, जेम्स प्रिंसेस है, जॉन मार्शल है, मार्टिन व्हीलर है। आपको इनमें से चार में से एक राइट आंसर देके जाना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर इसको बोलें तो अलेक्जेंडर ने भारत में कब आया था आपको पता है? तो ये इसका अगर मैं डिटेल से आप थोड़ी सी जानकारी देना चाहूं तो अलेक्जेंडर, इसके बारे में अलेक्जेंडर ने भारत वर्ष कब किया था? ये 1861 में 61 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको हम क्या बोलते हैं एएसआई, की स्थापना की थी। और इसके जो पहले महानिदेशक थे कौन थे? वो अलेक्जेंडर थे। तो मतलब भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर को कहा जाता है। और भारत में अलेक्जेंडर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे एएसआई बोलते हैं, उसकी स्थापना कब की थी? 1861 में। और पहले महानिदेशक जो बोले गए थे वो कौन थे? महानिदेशक अलेक्जेंडर ही इसके थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? चिरांद, बुर्जोहोम, हुइनसिंग और मेहरगढ़, ये चारों ऑप्शन आपके पास है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? आपको इसमें से राइट आंसर देना है। बताइए जल्दी। और आपको बताना है कि ये किस राज्य में है, ये भी बता दीजिएगा कि ये जो है आपका किस राज्य में है, किस राज्य में है। राज्य का नाम भी बताएंगे आप, राज्य का नाम बताना है और बताना है कि ये आपका किस नवपाषाण कालीन है, कहां पर है, क्या है। तो बताइए क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हुइनसिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पूरा पाषाण कालीन स्थल जो होगा हुइनसिंग, और ये किस राज्य में है? ये आपका कर्नाटक राज्य में है। ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहां कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। हुइनसिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध, यहां पर आपको फिलिंग द ब्लैंक है, से था। किससे था? प्राचीन काल में कुम्भकार शब्द का क्या था? इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसके ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा होने वाला है। जल्दी बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये काफी बार पूछे भी गए हैं। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कर संग्रह अधिकारी, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, कारीगरों और सुनार, ये आपके राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताइएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर। प्राचीन काल में कुंभकार शब्द का संबंध किससे था? भूमिहीन, खेतीहर, मजदूरों से था इसका संबंध। अगर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं तो कुंभकार किस शब्द से है? ये तमिल शब्द से है। ये किससे है? ये जो कुंभकार है वो किससे संबंधित रखता है, किस भाषा का है? तो ये आपका तमिल भाषा से है। ये किससे है? आपका तमिल भाषा से संबंध रखता है। और खेतीहर मजदूर थे ये, ठीक है। लोग से आप बहाने इससे मजदूरी करा ली जाती थी। तो जो भुगतान होता था कैसे किया जाता था? इन लोगों को जो भुगतान दिया जाता था नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। तो क्या था ये?
कुंभकार जो थे भूमिहीन खेतीहीन मजदूरों को कहा जाता था, और कुंभकार जो है वो तमिल भाषा से संबंधित है। और जो ये मजदूर थे ना, उनको या तो नगद पैसे दे देते थे या किसी वस्तु के बहाने इनको इनकी मजदूरी के रूप में, वस्तु के रूप में या नगद इनको वितरण किया जाता था। लौह पुरुष को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय औजारों एवं हथियारों में, यहाँ पर रिक्त स्थान है, ये आपको बताना है, की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। लौह पुरुष को इस नाम से इसलिए, मतलब लौह पुरुष को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय औजारों एवं हथियारों में डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो औजारों में उस समय, हथियारों में क्या यूज होने लगा था लोहे की जगह? आप ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए कि इसमें क्या यूज किया जाने लगा था, इस समय क्या यूज होने लगा था, जल्दी बताइए कि पीतल, पत्थर, लकड़ी, कांस, इस समय किस चीज का उपयोग होने लगा था? जल्दी बताएंगे। तो इस समय हथियार में कांस्य की जगह लोहे का इस्तेमाल क्या था? इसमें कांस्य की जगह किसका इस्तेमाल होने लगा था? इस समय यहां पर क्या जाएगा? कांस्य की समय, कांस्य के समय क्या हुआ था? यहां पर लोहे का। तो उस समय देखिए, जब ये समय चल रहा था ना, तो उस समय कौन से युग था? उस समय था कौन सा? कांस्य युग। कौन सा था यहां पर आपका? कांस्य युग था ये आपका कौन सा था? कांस्य युग था। और कांस्य युग का पतन होने लगा था, और इसकी जगह कौन सा आने लगा था? यहां पर आने लगा था आपका लौह युग। यहां पर लौह युग का जो मार्ग था वो प्रस्तुत किया गया था। इस समय कांस्य की जगह क्या हम यूज करने लगे थे? हम लौह के यूज करने लगे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? भारत में लौह युग किस कालखंड में आता है? पहले है आपका 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से आपका 2000 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, और 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। ये आपके राइट, कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें से आप बता के जाएंगे कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में लौह निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अवधि के बारे में बात करें तो प्रारंभिक लौह अवधि कौन सी मानी जाती है? तो प्रारंभिक लौह अवधि जो है, प्रारंभिक लौह अवधि जो अवधि होगी ये आपकी 1500 से 1000 ईसा पूर्व थी। मध्य लौह युग कौन सा था आपका? मध्य लौह युग कौन सा था आपका? की अवधि जो थी, की अवधि, ये जो अवधि थी आपकी, ये थी आपकी 1000 से लेकर 600, ये थी आपकी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उसके बाद उत्तर लौह आपका आ जाएगा, उत्तर लौह युग की अवधि कौन सी थी? युग की अवधि ये कौन सी थी? ये आपकी 600 से लेकर 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। तो ये आपके कुछ पॉइंट हैं, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये भी क्वेश्चन बनने के चांस हैं, तो आपका जो लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में था? तो 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। इससे पहले प्रारंभिक लौह युग, ये यहां पर लौह युग कर लेना। प्रारंभिक लौह युग की अवधि 1500 से 1000। मध्य लौह युग की अवधि क्या है? मध्य लौह युग की अवधि हो जाएगी 1000 से 600, और उत्तर लौह युग की अवधि 600 से 2000 आपकी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग, ये आपका डैश है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग
क्या करते थे आप बताइए। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये कौन से एग्जाम में आया था? एसएससी जीडी 2025 वाले 18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट सेकंड, इसमें ये आया हुआ था। तो जब ये क्वेश्चन आ सकता है तो आ क्वेश्चन ये भी सकते हैं। जब इसमें पूछा है तो सारा डिटेल मैंने दे दिया था। प्रारंभिक लोह कब था, मध्य लोह कब था, उत्तर लोह युग की अवधि क्या थी, ये आपकी अवधि थी। उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। क्या था इसका ऑप्शन? लोहे क्या बनाते थे, कैसे था? इसमें राइट ऑप्शन कौन? शीशा, कांस्य, लोहा, सोना। ये आपके 4 ऑप्शन है। यहां से आप बता के जाएंगे कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। सिंधु सभ्यता के लोग खालिस्तान बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे। बताइए इसमें। और क्या बोलते थे इसको, ये भी बताएंगे कि इस जो सभ्यता थी उस सभ्यता को क्या कहा जाता था। इस सभ्यता को, ये जो सभ्यता चल रही थी सिंधु सभ्यता, इसको क्या कहा जाता था? इसको एक नाम और था, उसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे आपका, क्या बोलते थे? हड़प्पा सभ्यता। आपको पता होगा इसको क्या बोलते थे? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा, इसको हड़प्पा सभ्यता। और क्यों बोलते थे? क्योंकि ये केंद्र था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जो केंद्र था हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता बोलते थे। और इसका जो राइट आंसर होगा, उस समय क्या करते थे इसका? इसमें डालते थे कांस्य। इसमें क्या करते थे? कांस्य। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। और सिंधु सभ्यता ये केंद्र था, ये केंद्र था टीन को और तांबे को मिश्रित करने के लिए, कांस्य बनाने के लिए। और कांस्य बनाने का जो केंद्र था, जो गढ़ था, वो थी हड़प्पा। जो केंद्र था ये आपका केंद्र था। और केंद्र की वजह से ये क्या, कौन सी सभ्यता पड़ गई? ये आपकी हड़प्पा सभ्यता पड़ गई है। इसका नाम क्या पड़ गया था? हड़प्पा सभ्यता। तो कांस्य बनाने के लिए टीन और कांस्य तांबे का यूज करते थे सिंधु सभ्यता में, और इसीलिए इसका हड़प्पा सभ्यता पड़ा, क्योंकि हड़प्पा इसका मेन केंद्र था वहां पर। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिए एसएससी जीडी 7 फरवरी 2025 की 3rd शिफ्ट में यह आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लोह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, कौशाम्बी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। और मैंने इसकी अवधि के बारे में अभी पीछे बताया हुआ है। इसकी मध्य लोह की क्या बात चल रही है? इसमें मध्य लोह की बात चल रही है ना, मध्य लोह की बात चल रही है। तो मध्य लोह, मध्य लोह, इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि भी बताएंगे कि इसकी अवधि क्या होगी। ठीक है, अवधि के बारे में बताएंगे। बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा। जल्दी बताइए। इसकी जो अवधि हो जाएगी 1000 ईस्वी से, अभी बताया है मैंने 1000 ईसा पूर्व से कितनी? 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व। और ये जो अवधि थी ये कौन सी थी? ये कौशाम्बी। ये कौन सी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी थी। तो कौशाम्बी जो अभी क्या है, प्रयागराज के समीप एक उज्जैन, ठीक है, प्रयागराज के समीप उज्जैन में स्थल था। वहां पर खुदाई में क्या था? सड़कों के निकास प्रणाली एवं सार्वजनिक भवनों के साथ प्रारंभिक शहरी नियोजन का पता चलता है। यहां पर क्या चलता है? शहरी नियोजन का, आरंभिक शहरी नियोजन का जो पता चलता है वो यहां पर चलता है। और मध्य लोह अवधि क्या थी आपकी? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आपकी अवधि थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी ये आ चुका है। एग्जाम क्या होता है? एसएससी 2025 वाली 3rd शिफ्ट में वे आया था। देखिए ये फिर 7 फरवरी 2025 की 1st शिफ्ट में आया हुआ है। किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लोह युग की बस्तियों की पहचान बन गए? ऑप्शन है उत्तरी काले पॉलिश किए हुए बर्तन, लाल पॉलिश किए हुए बर्तन, काले और लाल बर्तन, चित्रित धांसू बर्तन, ये आपके धूसर बर्तन। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट बताइए कि राइट आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। राइट आंसर कि इसमें राइट आंसर आपको कौन सा लगता है कि कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है। जल्दी बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा, किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की पहचान बन गए? वो थे चित्रित घूसर बर्तन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोलिथ, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपका रिक्त स्थान है, यहां पर आपको बताना है, का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। माइक्रोलिथ डोज, इनमें से सिक्के, छोटे पत्थर के औजार, कपड़े, मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है आपका। बताइए कौन क्या चीज इसमें उपयोग में लाई जाती थी? तो इसका जो होगा राइट आंसर, देखिए माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। अब माइक्रोलिथ छोटे पत्थरों के औजार होते थे, ये जो थे आपके क्या था, छोटे पत्थरों के औजार थे। और इनकी आकृति कैसी होती थी? इनकी जो आकृति थी, इनकी आकृति कैसी थी? ब्लेड के समान थी। कैसी थी इसकी आकृति? ब्लेड के समान। इनकी आकृति कैसी थी? ब्लेड के समान थी। और उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे। ये जो उपकरण है ना, छोटे और नुकीले होते थे, जिससे कि किसी को जैसे शिकार करना है तो शिकार करना है, ले जाओ मार दो, नुकीले होते थे। उपयोग स्टार्टिंग में क्या था, शिकार करने का इनका मेन उद्देश्य यही होता था। तो पहला क्या हो गया, यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं कि स्टार्टिंग में छोटे पत्थर के औजार थे, इनकी आकृति कैसी थी? ब्लेड के समान थी। और इनका उपयोग क्या होता था? इनका उपयोग जो था आपका शिकार करने में। इनका उपयोग किसमें होता था? शिकार करने में। अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस में उपयोग होता था, शिकार करने में, आकृति कैसी थी? ब्लेड की तरह थी। और क्या यूज करते थे? छोटे पत्थरों के औजार यूज करते थे। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक कालों में वर्गीकरण के लिए तीन काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? और एसएससी जीडी 25 फरवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में ये आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, या तो आए हुए हैं या आने की प्रबल संभावना है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, करके जाएंगे अच्छे तरह से। तो बताइए इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? जो तीन काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा किसके द्वारा की गई थी? वॉरेन हेस्टल, जॉन मोरे, क्रिश्चियन और रॉबर्ट थॉमसन। ये चार ऑप्शन है आपके पास। बताइए इसका राइट आंसर, 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। इसका जो राइट आंसर होगा क्रिश्चियन जुरगेनसेन थॉमसन, ये था। और इनका क्या था? देखिए 1820 में पुरातत्व जो विभाग था, पुरातत्व की जो स्थापना हुई थी, उस समय इनको मेन हेड, इनको क्या बनाया गया था? उस टाइम पे इनका प्रमुख बनाया गया था। पुरातत्व का क्या था? बनाया गया था। सन कितनी थी आपकी? 1820 में पुरातत्व का क्या था? प्रमुख बनाया गया था। प्रमुख बनाया गया था किसको? ये थे आपके क्रिश्चियन जुरगेनसेन थॉमसन, इन्हीं को बनाया गया था। पुरातत्व विभाग का आपका प्रमुख बनाया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको क्या था? पुरातत्व विभाग का आपका क्या था? बनाया था, प्रमुख बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं, उसको क्या कहते हैं? और ये देखिए 2025 वाली थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। मध्य पाषाण, लघु पाषाण, लघु पाषाण और पुरा पाषाण, ये आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बता के जाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, बताइए कौन सा हुआ था। और एक चीज और बता के जाएंगे कि आपका जो मध्य पाषाण काल के प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था? आप बताएंगे इसमें जो मध्य पाषाण काल है, जो मध्य पाषाण काल है, ये मध्य पाषाण काल की किसके द्वारा इसका हुआ था? इसका भी क्वेश्चन है। ये मध्य पाषाण काल जो है आपका, वो
इस युग किसके साथ स्टार्ट हुआ था, का काल का जो आरंभ था वो किसके साथ हुआ था, ठीक है। और मध्य पाषाण काल के उपकरण कैसे होते थे, बड़े होते थे, छोटे होते थे, उसके बारे में बताइए कि इस समय जो मध्य पाषाण काल था उस समय जो औजार थे वो कैसे होते थे, छोटे होते थे, बड़े होते थे, उसके बारे में डिटेल से बताइए, क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जल्दी बताइए इस समय के उपकरण कैसे होते थे, बता के जाएंगे इस समय के उपकरण कैसे होंगे, और मध्य पाषाण काल का ये समय क्या था, समय भी बता के जाएंगे, और किसने इसकी स्थापना की थी, बताइए स्थापना किसने की थी, कौन सा युग था जिसके साथ ये हुआ था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य पाषाण काल। इसका जो राइट आंसर होगा मध्य पाषाण काल होगा, जो 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। और ये परिवर्तन जो था, ये जो आपका मध्य पाषाण का जो प्रारंभ था ये किसके साथ हुआ था, होलोसीन युग के साथ। कौन से के साथ हुआ था, होलोसीन युग के साथ हुआ था। और क्या था इस समय जो उपकरण थे इनके अत्यंत छोटे थे, जिसके कारण इन्हें माइक्रोक्लोनिक कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता, माइक्रोक्लोनिक। इससे पहले मैंने पढ़ाया था। अगर इसके क्रम की बात करें कि भाई ये जो पाषाण काल थे, अगर हम प्रागैतिहासिक ये जो आपका है इसका काल किस तरह से था, तो काल सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा पुरा पाषाण काल। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा पुरा, सबसे पहले पे क्या आएगा, पुरा पाषाण काल। उसके बाद दूसरा कौन सा होगा, मध्य पाषाण काल। उसके बाद कौन सा आएगा, नव पाषाण काल। तो ये सीक्वेंस इसका रहने वाला है। तो मध्य पाषाण काल किस युग के साथ हुआ था, होलोसीन युग के साथ हुआ था। और इस समय के जो उपकरण थे अत्यंत छोटे होते थे। और इसका जो क्रम है, पहले आया था पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल आपको देखने को मिला था। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे, जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे, पुरा पाषाण, अनुपाषाण, ताम्र पाषाण, नव पाषाण, ये बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर है। जल्दी बताइए। और ये देखिए अपने घर से नहीं बनाया है, 12 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर 3 में आया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुरा पाषाण काल। क्या होगा इसका, पुरा पाषाण काल। कौन से शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे, पुरा पाषाण काल में पाए जाते थे। और देख मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ, ये क्वेश्चन मार्क है, भाषा में मुर्दों का टीला है। कौन सी भाषा में मुर्दों का टीला है, राइट आंसर बता के जाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फारसी, उर्दू, हिंदी या सिंधी। ये 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। और बताइए अगर जैसे मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी और किसने की थी, ये भी बता के जाएंगे। मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो किसने की थी और किस वर्ष की थी, वो भी बता के जाएंगे, जिससे कि इसमें एक से कई क्वेश्चन बनने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जल्दी बताइए। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ किस भाषा में था, इसका जो राइट आंसर होगा सिंधी।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब राइट आंसर क्यों होगा? देखिए, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतक का टीला कहा जाता था। क्या कहा जाता? मृतक का टीला। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके द्वारा हुई थी? राखाल दास बनर्जी के द्वारा हुई थी। तो इसके जो की पॉइंट है वो लिख लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। ये तो आपकी भाषा थी सिंधी, और किसके द्वारा हुई थी वो देख लीजिएगा। तो स्थापक कौन थे? संस्थापक थे आपके कौन थे इसके? ये थे राखाल दास बनर्जी। और सन कौन सी थी? सन भी देख के जाइए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और किस सन में हुई थी? 1922 में। 1922 में इसकी हुई थी। और मोहनजोदड़ो कहां पर है? कहां पर है अभी मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान देश के लरकाना प्रांत में अभी स्थापित, वहां पर सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये आपका कहां पर है? सिंधु नदी के तट पे ये आपको मिल जाएगा। और सिंधु नदी से ही सिंधी आपकी भाषा पड़ी थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? बताइएगा। ब्रह्मी थी, शारदा, खरोष्टी, नंदानगरी? जल्दी बताइए। और किसने इसको पढ़ने का, सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है ये भी बताइएगा। सबसे पहले इस लिपि को किसने पढ़ा था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खरोष्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका राइट आंसर के जेम्स प्रिंस आपका इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा खरोष्टी है। और किसने सबसे पहले पढ़ी थी? वो थे आपके जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो इसकी जो प्राचीनतम दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली ऑप्शन नंबर सी है आपका। और किसका श्रेय जाता है? किसको जो पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेस को जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नगर योजना अपने नगर नियोजन के लिए, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। कौन सी है? राइट आंसर बताइए, कौन सा होगा इसमें से राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है इसका? सिंधु घाटी सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है इसके की पॉइंट बता के चलता हूं मैं। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी वो आपकी सभ्यता? आपकी नगरीय, टाउन प्लानिंग ये इंपॉर्टेंट थी। यहां पर आपका क्या था? नगरीय प्लानिंग, मतलब टाउन प्लानिंग इसकी इंपॉर्टेंट थी। और नगर योजना की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। तो ये किस लिए था? एक नगरीय, मतलब टाउन प्लानिंग के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा था? टाउन प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और ये इस टाइम के जो प्रमुख दो आपके सभ्यता मान के चलेंगे तो वो कौन से थे आपके? पहला था हड़प्पा था। और इस टाइम पे दूसरी सभ्यता कौन सी थी? मोहनजोदड़ो। यहां पर आपकी मोहनजोदड़ो भी इसके पैरेलल चल रही थी। ठीक है, ये आपके इसके पैरेलल चल रही थी। और ये जो सभ्यता थी टाउन प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट थी। और दो सभ्यता इसके पैरेलल चल रही थी। इस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? आप बताइए। लोथल, बनावली, देमाबाद, कालीबंगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर है। लोथल, बनावली, देमाबाद, कालीबंगा। जल्दी बताइए। सोलह क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। और ये जो, चलिए बताइए इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? देमाबाद। क्या है इसका? देमाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। देमाबाद।
किस स्थान से हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो देमाबाद में हुई थी। और देमाबाद कहां पर है? ये आपका कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है ये आपका? ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। तो ये हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणम स्थल है। ये आपका कहां पर है? देमाबाद महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र जो है आपका दक्षिणतम आपका स्थल है। और यहीं से क्या हुआ था? रथ की मूर्ति यहां पर प्राप्त हुई थी। तो यहीं से क्या हुआ था आपका? यहां से प्राप्त क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी क्या? रथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। रथ की मूर्ति सबसे पहले महाराष्ट्र देमाबाद से ही प्राप्त हुई थी। तो किस स्थान से हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? देमाबाद। और देमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। और प्राप्ति किस चीज की हुई थी? रथ की मूर्ति की यहां पर प्राप्ति हुई थी। ऋग्वेद काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? बताइए, क्या बोलते थे उस टाइम पे? क्या बोलते थे उस समय? क्या बोलते थे? अस्किनी, विपाशा, परुष्णी। और ये कई बार पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये हवाई है, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। जल्दी बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा परुष्णी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरे प्राचीन नाम है और उसके आधुनिक नाम, जैसे अभी क्या है? ब्यास नदी है, चिनाब नदी है, झेलम नदी है, उसके बाद गंडक नदी है, गोमल नदी है। तो इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे चिनाब है, अस्किनी हो गया, विपासना। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिलते हैं। पहले ये नाम थे और अभी क्या नाम थे? तो इसका क्या नाम था? ये जो अभी नदी बनी है वो चिनाब नदी का था। ये किसका था? ये चिनाब नदी का है। विपाशा नदी किसकी है? ये ब्यास नदी से बनी है। ब्यास नदी इसका हो गया। और इसका मैंने बता ही दिया है। इसका क्या था आपका? ये आपका हो गया रावी नदी। ये आपकी क्या हो गई? रावी नदी। गलत हो गया क्या कुछ? चिनाब, ब्यास और ये रावी हो गई। और ये झेलम, ये आपकी हो गई झेलम। ये आपकी झेलम हो गई। और सदाना, ये एक और यहां पर बंद पूछा जाता है, सदा नीरा एक पूछा जाता है। एक पूछा जाता है गोमती। तो गोमती को क्या बोलते हैं? अब गोमती का जो नया नाम हो गया, ये हो गया गोमल। आधुनिक नाम क्या है? गोमल। और सदा नीर का हो गया है आपका गंडक। ये चार आपका पूछा जाता है। अस्किनी का जो आपका पहले नाम था, ऋग्वेद काल में जो रावी नदी को क्या कहते थे? ये आपको रावी नदी को ये बोलते थे, रावी नदी ये है आपका। विपासना को क्या बोलते हैं? ब्यास नदी। अस्किना को बोलते हैं चिनाब नदी। बितस्त्रा को झेलम नदी। सदा नीरा को गंडक। और गोमती को गोमल कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद कर लीजिएगा। सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदी का एक हिस्सा है। और ये 6 फरवरी 2025 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या होगा? कई बार पूछे जाते हैं, देख रहे हैं आपके सामने ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? शत्रुद्धि। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका शत्रुद्धि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ जैसे मैंने पहले बताए थे वो भी आपका क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, गंडक, गोलम। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं इनके बारे में। अगर बताना है तो मैं फिर बता देता हूं। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूं। इसका पहला क्या होगा? पहला होगा बितस्ता, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपका विपाशा। उसके बाद इतना ही आने दें क्या? सदा नीरा, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और गोमती, ये कई बार पूछे जाते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चलिए लिख देते हैं फिर भी। ये आपका झेलम हो गया।
उसके बाद आपका चिनाब नदी हो गया, उसके बाद आपका रावी नदी हो गया, ब्यास नदी हो जाएगा, उसके बाद गंडक हो जाएगा और उसके बाद आपका गोमल हो जाएगा। तो ये भी याद करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपका सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या था? शत्रुधि था। और ये आपके वैदिक नाम हो गए, ये आपके आधुनिक नाम हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, देख के जरूर जाइएगा। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? जल्दी बताइए, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? ईश्वर एवं उसके अवतार, ऑप्शन नंबर 1 है ईश्वर एवं उसके अवतार, ईश्वर की चमत्कारिक कथाएं, सदाचार एवं जीवन पद्धति, दर्शन एवं ज्ञान, और उसके बाद फिर सदाचार एवं जीवन पद्धति, दर्शन एवं ज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? दर्शन एवं ज्ञान। क्या है इसका राइट आंसर? उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? दर्शन एवं ज्ञान। और उपनिषद दर्शनों पर आधारित पुस्तकें थी। तो ये कैसी थी? ये आपकी उपनिषद क्या था? उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, आधारित पुस्तकें हैं। और इनको क्या बोलते हैं? इन्हें वेदांत बोलते हैं। ये पूछे जाते हैं कभी कभी, इनको वेदांत कहा जाता है। और कुल संख्या कितनी है उपनिषदों की? ये भी पूछ लेते हैं कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या है 108। 108 आपकी कुल संख्या हो जाएगी। तो उपनिषदों का मुख्य केंद्र विषय क्या था? दर्शन एवं ज्ञान। और उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत कहा जाता है। और उपनिषदों की कुल संख्या 108 आपको देखने को मिलेगी। अगले चलते हैं, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर है? 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। बताइए। जल्दी बताइए। कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? और ये पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते, ये पूछे जाते हैं। बताइए इसका कौन सा होगा? इसका क्या होगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थवेद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थवेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण पंथ कौन सा है? इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो गोपथ है। इसका एकमात्र कौन सा है? गोपथ। तो एकमात्र ब्राह्मण पथ क्या है इसका? गोपथ। गोपथ इसका क्या है? ये गोपथ आपका ये ब्राह्मण ग्रंथ, इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है आपका गोपथ। ठीक है। अर्थवेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाजिष्ट, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए टोना, जो भी जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है। यहाँ पर ये इतिहास में चलिए कि जितने भी टोने टटके, आपको प्यार नहीं मिलता, आपको कहीं पे बीमारी हो रही है या खोया बिछड़ा प्यार मिलना है, जादू टोना टटका करना है, तो अर्थवेद में जाइएगा। और इसका एकमात्र क्या है आपका ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपथ है। और ये आपका जीवन टोटका जो होते हैं आपके अर्थ ग्रंथ में होते हैं। आगे बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली महिला कौन थी? बौद्ध में महिला जो भिक्षुणी थी, आप राइट आंसर बताइए। क्या था इसका राइट आंसर? बताइए इसका राइट आंसर। राइट आंसर दीजिए इसका, क्योंकि काफी बार पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन।
और इससे ऐसे और बौद्ध धर्म से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कई बार घुमा घुमा के भी चीज़ें पूछ लेता है, घुमा घुमा के भी चीज़ें ये पूछ ली जाती हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, उसके बाद इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम क्या था, और कितने दिन के बाद इनकी, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि ये घुमा घुमा के चीज़ें पूछी जाती हैं। और ये कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, एक ही हो गया। एक पूछा जाएगा माता का नाम, इनके जन्म के, गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद मृत्यु, ये मृत्यु का हो गया। इनका लालन पोषण किसने किया था, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका लालन पोषण किसने किया था, पालन पोषण किसने किया था, लालन पालन किसने किया था। और जो बौद्ध धर्म के भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन सी थी, इनमें से आप राइट आंसर देख के जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला बन गया है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, और ये आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, और ये तो आपका पांचवा क्वेश्चन है ही। तो बौद्ध धर्म के भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, तो बौद्ध धर्म की जो पहली भिक्षुणी थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। कौन सी थी इसकी आपकी राइट आंसर, महाप्रजापति गौतमी इसका राइट आंसर है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बचपन के नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था इनके बचपन का, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और माता का नाम क्या था, माता का नाम था महामाया, माता का नाम महामाया। और कितने दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, 7वें दिन, 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। और लालन पालन किसने किया था, महाप्रजापति गौतमी। और ये कौन थी इनकी, ये इनकी मौसी थी। क्या थी इनकी, ये मौसी थी। तो ये इसमें से एक में से आपके 5 क्वेश्चन बन गए एक ही टॉपिक से। तो लगभग ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। बुद्ध चरित, सौदानंद, सारिपुत्र, प्रकरण के रचनाकार कौन थे, ये आपके 4 ऑप्शन है। इनमें से रचनाकार का नाम बताना है कि रचनाकार कौन थे। उसके साथ साथ इनके अलावा भी देखिए जो प्रमुख ग्रंथ है ना, इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। जब काफ़ी बार पूछा जाता है तो आप हमें 4 और ग्रंथ हैं उनके नाम भी बता के जाइए कि बुद्ध चरित्र इनमें से किसने लिखी थी। उसके साथ साथ आपके पास जो 4 हैं, पहली बुक जो आप बता के जाएंगे वो मिलिंद-पाहो, पहली ये हो गई है। उसके बाद दूसरी आपकी जो बुक होगी वो होगी माध्यमिक सूत्र। तीसरी जो बुक होगी आपके सामने, तीसरी होगी अभिधर्म, अभिधर्म कोश। चौथी जो बुक होगी आपके सामने वो आप बता के जाएंगे कि इसका क्या होगा, विश्व, ये 4 बुक हैं आपके सामने। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। और इनके जो रचनाकार हैं, पहला नागसेन हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे है आपका नागार्जुन हो जाएगा। उसके बाद वसुबंध, उसके बाद बुद्ध घोष। ये आपके राइट आंसर है। इसको याद कर लेना, कई बार पूछा जाता है, कई बार क्या ये अधिकतर पूछा ही जाता है। महाबोधि मंदिर परिसर का किसके जीवन से सीधा संबंध है, तो महाबोधि मंदिर का आपको सबको पता है कि किससे सीधा संबंध है इसका, इनका है भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। और ये कहां पर है महाबोधि मंदिर, ये आपका है बिहार में। कहां पर है आपका, बिहार में है, बोधगया में, बोधगया बिहार में है। अच्छा एक क्वेश्चन यहां पर आप बता के जाइएगा, एक क्वेश्चन कौन सा कि यूनेस्को ने किस वर्ष में
इसको क्या है कि राष्ट्र धरोहर कब बनाया गया था? कब बनाया था बताइए इसको, राष्ट्र धरोहर कब बनाया गया था? ऑप्शन है आपके 2002, 2005, 2006 या 2000। ये आपके 4 ऑप्शन हैं कि यूनेस्को ने महाबोधि मंदिर को कब राष्ट्र धरोहर के रूप में घोषित किया था? विश्व धरोहर के रूप में, राष्ट्र धरोहर नहीं, ये विश्व धरोहर है। ये आपका विश्व धरोहर, राष्ट्र धरोहर, विश्व धरोहर, ये विश्व धरोहर के रूप में 2002, 2005, 2006, 2000 ये आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्याग दिए थे? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। किसने त्यागे थे अपने प्राण? किसने त्यागे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने त्यागे थे आपके प्राण? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य तो ठीक है, पता चल गया चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन इन्होंने दीक्षा किससे ली थी? किससे ज्ञान प्राप्त किया था या दीक्षा ली थी? तो वो थे आपके क्या? भद्रबाहु। क्या थे आपके? भद्रबाहु इनका नाम था, भद्रबाहु इनका नाम था, जिससे इन्होंने जैन धर्म का दीक्षा ली थी। आगे चलिए, तो ये आपके लगभग 24 क्वेश्चन थे, 24 के 24 हमने निपटा दिए हैं। ये जो आपके एसएससी जीडी वाले हैं, ये ट्रेड्समैन वाले बच्चे भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, और ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी PDF मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। और इस बार छोड़ना नहीं है भाई साहब, एक नौकरी लेके जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाइएगा इसका आंसर कि ये कब धरोहर बना था। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।